हेलो फ्रेंड्स, आरबी पाथ यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज फिर से हम आ गए हैं, फिर से पढ़ने जा रहे हैं इतिहास, वो भी ब्लैक बुक से। ठीक है दोस्तों, तो जो हम लोग इतिहास पढ़ने वाले हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए और आप लोगों के पेपर के दृष्टि से। तो हम लोग क्या करेंगे, इतिहास को फिर से पढ़ेंगे। जो नहीं पढ़ा होगा, जो वीडियो मेरा प्रीवियस नहीं देखा होगा, एक बार इतिहास कंप्लीट हो चुका है दूसरे बुक से। ठीक है, और जो अब करवाने वाले हैं ब्लैक बुक से, तो इतिहास को पूरा करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, साथ ही साथ पॉलिटी भी करेंगे, भारतीय संविधान भी करेंगे, भूगोल भी करेंगे। 1.5 महीने का लक्ष्य है मेरा और 1.5 महीने में सारे टॉपिक वन लाइनर के फॉर्मेट में आपके यहाँ होगा और उससे क्वेश्चन बाहर जाने की उम्मीद केवल 10% है, बाकी 90% इसी से आएंगे, गारंटी ले लो लिख के। ठीक है दोस्तों, तो क्या पढ़ेंगे उसको देख लेते हैं, अपना सिलेबस पहले। ठीक है दोस्तों, 1 मिनट ऊपर जाना है हमको, थोड़ा सा ऊपर, मतलब ऊपर नहीं, भगवान के पास नहीं, इसमें ऊपर जाना है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें सिलेबस देखने के लिए बस ऊपर आए हैं। क्या पढ़ेंगे, प्राचीन भारतीय इतिहास, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, महाजनपद, मौर्य साम्राज्य। इसमें जो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है बस उसी को, जहाँ से पेपर आ रहे हैं और आने वाले हैं उसको पढ़ेंगे। ठीक है, अगला जो है मध्यकालीन भारतीय इतिहास भी पढ़ेंगे, 454 प्रश्न है। और जो आधुनिक भारतीय इतिहास है, तो इतिहास का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आधुनिक भारतीय इतिहास, जिसमें 743 प्रश्न हैं, उन सबको पढ़ेंगे। और जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ हम व्याख्या भी करेंगे, यानी फुल आपको वीडियो मिलने वाला है, फुल कंप्लीट आपको सिलेबस पूरा होगा इसमें। ठीक है, 1.5 महीने में पेपर आ जाएगा आरपीएफ का, चाहे किसी का, एनटीपीसी वगैरह का। तो उस समय तक हम क्लियर कर लेंगे तीनों सब्जेक्ट और इससे बाहर कुछ नहीं। केवल रिवीजन करो, केवल क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर करके फाड़ डालो, पेपर को एकदम निकाल दो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ ऐसे करेंगे। फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे दोस्तों, उसके बाद पढ़ेंगे भूगोल और भारतीय और भारत का संविधान, साथ ही साथ में सब पढ़ेंगे, आपको सब मालूम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए आते हैं टॉपिक में सीधे। कहाँ आते हैं, टॉपिक पे। 1 मिनट, टॉपिक मेरा गया भुला नहीं दोस्तों, भुला थोड़ी जाएगा, 1 मिनट बस, आ गया। ठीक है, आ गया भारतीय इतिहास। ठीक है, क्या आ गया, भारतीय इतिहास, और इसके बारे में जानकारी लेंगे अभी तुरंत। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर इतिहास की बात करें तो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। सुन लो ध्यान से पहले मेरी बातों को, तो फिर क्वेश्चन करना। ठीक है, अगर जिसको नहीं करना है तो भाई 10 सेकंड करके स्किप करके आगे जा सकता है, लेकिन जिसको सुनना है और समझना है कि इतिहास में हम लोग क्या पढ़ेंगे और कुछ जो क्वेश्चन है उसको अभी हम लोग पढ़ लेते हैं थ्योरी के माध्यम से, और आगे करने में हमें बहुत मज़ा आएगा अगर आप मेरी बातों को 2 मिनट ध्यान से सुनते हो। ठीक है, तो जो इतिहास के जनक तो हेरोडोटस हो गए, और इतिहास को बांटा गया 3 भागों में। ठीक है, जो इतिहास है उनको 3 भागों में बांटा गया, प्राक ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक। एक होता है, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया, तो एक हो गया प्राक ऐतिहासिक और एक हो गया ऐतिहासिक। ठीक है, प्राक ऐतिहासिक, एक हो गया आद्य ऐतिहासिक और एक हो गया ऐतिहासिक। ठीक है दोस्तों, ये तीन तीन चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे जो प्राक ऐतिहासिक में है। प्राक ऐतिहासिक में क्या था, प्राक ऐतिहासिक में पाषाण काल आता है। पाषाण काल जो हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं, और कभी कभी बीच में आ जाएगा, इसका भी क्वेश्चन उसमें दिया है, कुछ कुछ पढ़ते रहेंगे जो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और यह प्राक ऐतिहासिक में पाषाण काल आ जाता है। आद्य ऐतिहासिक में क्या आ जाता है, सिंधु सभ्यता। तो हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ेंगे, हम लोग आद्य ऐतिहासिक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, आद्य ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक को एक और नामों से जाना जाता है, कांस्य युगीन के नाम से जाना जाता है आद्य ऐतिहासिक को। ठीक है, एक ऐतिहासिक है जो लिखित है और पढ़ा भी गया है। तीनों का एक अलग क्या है, कॉन्सेप्ट है। जैसे प्राक ऐतिहासिक हो गया, यह लिखित नहीं था। ठीक है, यह लिखित ही नहीं था। और जो आद्य ऐतिहासिक है वह लिखा गया लेकिन पढ़ा नहीं गया, और जो ऐतिहासिक है वह लिखा भी गया और पढ़ा भी गया। तो हम लोग जो पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, तो वो किस में पढ़ेंगे, ऐतिहासिक काल में ही पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, और बाकी जो सिंधु सभ्यता है इसको किस में पढ़ेंगे, आद्य ऐतिहासिक में पढ़ेंगे। किसको, सिंधु सभ्यता को पढ़ेंगे। ठीक है, और जो प्राक ऐतिहासिक में आता है पाषाण काल, तो पाषाण काल हम लोग स्किप कर रहे हैं, पाषाण काल को अभी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, कहीं किसी दिन पाषाण काल पर एक अच्छा टॉपिक बना दूंगा, एक अच्छा वीडियो बना दूंगा, उसको देख लेना। ठीक है, बाकी जो आज पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता, जिससे क्वेश्चन बनते हैं, कम से कम 60 क्वेश्चन करेंगे आज के क्लास में। ठीक है दोस्तों, कहीं जाना मत, ध्यान से सुनो क्वेश्चन। इससे बेस्ट रिवीजन कोई नहीं है, कोई नहीं है दोस्तों, इससे बेस्ट रिवीजन कोई नहीं है। यानी कि कोई रिवीजन जो करा रहा है 10 15 20 क्वेश्चन लाकर, उससे भी अच्छा ये क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर हैं और आने वाले क्वेश्चन हैं जो इस समय चले आ रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों आइए चलते हैं अपने टॉपिक पे, सिंधु सभ्यता पर। कहाँ पढ़ते हैं सिंधु सभ्यता पर। बहुत ज़्यादा बकवास हो गया, तो सिंधु सभ्यता पर पढ़ते हैं।
सिंधु सभ्यता को पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता में? तो सिंधु सभ्यता में यही एक चीज़ पढ़ेंगे कि यह आद्य ऐतिहासिक में आता है। किसमें पढ़ा आता है? आद्य ऐतिहासिक में आता है, आद्य ऐतिहासिक में। ठीक है दोस्तों, यह आद्य ऐतिहासिक में आता है। कौन? सिंधु सभ्यता। और यह क्या था? लिखित था लेकिन पढ़ा नहीं गया था। इसकी जो लिपि थी वह भाव चित्रात्मक थी। ठीक है, चित्र का जो चित्रों को देखकर भाव आता है, वहीं भाव चित्रात्मक इसकी क्या थी? लिपि थी। ठीक है दोस्तों, वहीं सिंधु सभ्यता की बात की जाए तो सिंधु सभ्यता को क्या कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। अगर सिंधु सभ्यता की बात की जाए तो हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है सिंधु सभ्यता को। ठीक है दोस्तों, तो सिंधु सभ्यता जो है, अगर उसकी बात की जाए तो जानकारी सबसे पहले दिया था चार्ल्स मेसन ने। किसने दिया था? चार्ल्स मेसन ने। मेरी बातों को ध्यान से सुनना, जो बताने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनना है। जानकारी सबसे पहले किसने दिया? चार्ल्स मेसन ने। और सर्वेक्षण जो किया, पहले जानकारी दिया कि यहाँ एक खुदाई करो भाई। कौन कहा? चार्ल्स मेसन ने। और सर्वेक्षण किया कनिंघम ने। और खुदाई करने का काम किसको दिया गया? कार्य दिया गया जॉन मार्शल को। लेकिन खुदाई किया कौन? दयाराम साहनी। तो सीधा क्वेश्चन आता है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? तो जॉन मार्शल ने। तो खुदाई का कार्य करने वाले कौन थे? खुदाई किसने किया? तो दयाराम साहनी ने। बताएंगे, क्या बताएंगे? दयाराम साहनी ने। और सिंधु सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। क्यों? क्योंकि इसके जो ईंटें थे पक्की ईंट थी। इनके जो मकान बने थे पक्की ईंटों से बने थे। और इनकी आकृति किस प्रकार थी? सिंधु सभ्यता की अगर आकृति की बात की जाए तो किस प्रकार की थी? आकृति त्रिभुजाकार थी। किस प्रकार की थी? त्रिभुजाकार थी। ठीक है दोस्तों, तो अगर सिंधु सभ्यता की बात की जाए तो सिंधु सभ्यता में जो हड़प्पा सभ्यता आता है, तो हड़प्पा में खुदाई हुई। पहली खुदाई कहाँ हुई? हड़प्पा में। कब हुई? 1921 में। कब हुई? 1921 में। हड़प्पा में कब हुई दोस्तों? 1921 में। किसने किया? दयाराम साहनी ने। यही क्वेश्चन पूछता है बार बार। ठीक है, और कहाँ किया ये भी पूछता है, पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे के तट पर, यानी रावी नदी के तट पर। तो कौन किया? दयाराम साहनी ने किया। कहाँ किया? हड़प्पा में 1921 में। और कब किया? पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर। रावी नदी पूछा जाता है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस नदी के तट पर हुआ? तो रावी नदी के तट पर बता देंगे। ठीक है दोस्तों, और खुदाई से प्राप्त भी पूछता है कि खुदाई से क्या क्या प्राप्त हुआ। ठीक है, तो खुदाई से अगर बात करें, खुदाई से प्राप्त क्या हुआ, तो कुम्हार का चाक प्राप्त हुआ, श्रम आवास प्राप्त हुआ, अन्नागार, माते देवी की मूर्ति। एक पूछता है RH-37 कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो हड़प्पा से प्राप्त हुआ था। हाथी की खोपड़ी भी, एक श्रृंगी जानवर भी प्राप्त हुए थे। इसमें 2-3 चीज़ याद रखेंगे, कुम्हार का चाक, अन्नागार, मातृ देवी की मूर्ति और ओखली ताबूत। RH-37 क्या? कब्रिस्तान। RH-37 कब्रिस्तान कई बार पूछ चुका है कहाँ से प्राप्त हुआ। ठीक है, इतना याद रखेंगे। आता है क्वेश्चन, जहाँ जहाँ आएगा हड़प्पा की खुदाई बता दिए। अब बताएंगे कि जहाँ मोहनजोदड़ो शब्द आ जाएगा, मोहनजोदड़ो की खुदाई बताएंगे, फिर चंद्रदड़ो की बताएंगे, सुतकांगेडोर की भी बता देंगे। सारे इसमें क्लियर होंगे आपके दोस्तों। जो क्वेश्चन पेपर में आते हैं वो हम कह रहे हैं सारे क्लियर होंगे। ठीक है, आज बहुत लेक्चर दे रहा हूँ, लेकिन आगे से अगले क्लास से दोस्तों कोई लेक्चर नहीं होगा। केवल हम लोग टॉपिक पे आएंगे और अपना क्वेश्चन करेंगे। क्योंकि अगर हम विषय स्टार्ट किए हैं तो उसको पढ़ाने से पहले उसको समझाना हमारा कर्तव्य बनता है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए हम बता दिए हैं कि क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे और कैसे पढ़ रहे हैं ये भी। तो आज जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जो पूछ रहा है वह कह रहा है कि सबसे पुरानी भारतीय सभ्यता का नाम क्या है? अगर बोले सबसे पुरानी भारतीय सभ्यता का नाम क्या है, तो सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पुरानी भारतीय सभ्यता है। इसको याद रखना, सिंधु घाटी सभ्यता जो है सबसे पुरानी भारतीय सभ्यता है। और यह एक नगरीय सभ्यता है, क्योंकि इसके जो घर थे ईंटे से बने हुए थे। और इसकी खुदाई की बात की करें तो दयाराम साहनी ने 1921 में रावी नदी के तट पर किया। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन वही पूछ रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ताओं में से एक थे कौन? दयाराम साहनी। तो दयाराम साहनी से ही क्वेश्चन बनता है बार बार। अगला जो क्वेश्चन कर रहा है, सिंधु घाटी के किस स्थल की खोज सबसे पहले की गई? तो हड़प्पा। हड़प्पा की जो खोज की गई सबसे पहले हड़प्पा स्थल पर की गई सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है, तो हड़प्पा की खोज सर्वप्रथम की गई 1921 में दयाराम साहनी ने रावी नदी के तट पर। ऐसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पहला शहर कौन था? तो सबसे पहली सभ्यता सिंधु सभ्यता, और उसका सबसे पहले खोजा गया शहर कौन है? हड़प्पा। हड़प्पा। आपको पढ़कर मजा आ जाएगा, मजा ना आया तो फिर कहना। ठीक है दोस्तों, तो भारत में खोजा गया सबसे पहला शहर कौन हो गया? हड़प्पा। और सबसे पहली सभ्यता
सिंधु सभ्यता किस प्रकार की थी? नगरीय सभ्यता थी। कब खोजा गया? 1921 में। किसने खोजा? दयाराम साहनी ने। कहाँ? किस नदी के तट पर? रावी नदी के तट पर। रावी नदी कहाँ? रावी नदी के तट पर कहाँ? पाकिस्तान में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1921 में। क्या घटिया क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर इतना पढ़ने के बाद बार बार एक क्वेश्चन आएगा तो हमें याद ही हो जाएगा, और वही मेरा लक्ष्य है, आपको याद करवाना मेरा लक्ष्य है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1922 में सिंधु के तट पर लरकाना जिले में किस शहर की खुदाई हुई? तो सिंधु के तट पर लरकाना जिले में, ठीक है, किस शहर की खुदाई हुई? तो मोहनजोदड़ो की। अगर मोहनजोदड़ो की बात की जाए तो मोहनजोदड़ो की खुदाई कहाँ हुई थी? सिंधु नदी लरकाना जिला, और यह कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। ठीक है। तो वहाँ पर किसका खुदाई हुआ? मोहनजोदड़ो का। कब हुआ? तो 1922 में। किसने किया? ये भी क्वेश्चन पूछता है, किसने किया? राखाल दास बनर्जी ने। कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। राखाल दास बनर्जी, राखाल दास बनर्जी। किसकी? किसकी? मोहनजोदड़ो की। कब? 1922 में। कहाँ? सिंधु के तट पर, सिंधु नदी के तट पर, लरकाना जिले, पाकिस्तान में। किसने? तो किसने? राखाल दास बनर्जी ने। सिंधु सभ्यता को भी पढ़ लिए, मोहनजोदड़ो को भी पढ़ लिए। मोहनजोदड़ो से क्या मिला? ये भी पूछता है। मोहनजोदड़ो से क्या मिला? पुरोहित आवास सबसे महत्वपूर्ण याद रखना। चौड़ी सड़क भी मिली। पशुपति शिव का क्या? पशुपति शिव का जो मूर्ति भी मिली थी। और सभागार, नर्तकी, स्नानागार, अन्नागार, कुआं, सूती वस्त्र सब मिले थे। लेकिन इसमें याद रखना है, पुरोहित आवास को याद रख लो, चौड़ी सड़क को याद रखो, पशुपति शिव का याद रखो, सभागार का याद रखो, नर्तकी का याद रखो। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन चलते हैं। आगे क्या है? आगे क्वेश्चन कर रहा है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के प्राचीन शहर किस नदी के किनारे पर बसे थे? जो हड़प्पा है और वो मोहनजोदड़ो है, उसके प्राचीन जो शहर है किस नदी के किनारे बसे थे? तो सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी नहीं, सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र में रावी नदी भी आ जाएगा। ठीक है, उसके तंत्र में। तो हड़प्पा तो रावी नदी के तट पर और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर। अगर किस नदी के किनारे, दोनों की बात करें तो सिंधु नदी तंत्र बताएंगे। ठीक है। ये जो आर लिख के -2 लिखा है, यह कह रहा है कि रिपीट हुआ है 2 3 बार 4 बार, जैसे भी लिख दिया हो टीसीएस के द्वारा। बाकी और क्वेश्चन तो छोड़ दो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? तो रावी नदी के तट पर स्थित है हड़प्पा। ठीक है। इसकी खोज दयाराम साहनी ने 1921 में। बस। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा क्या कर रहा है? हड़प्पा स्थल रोपड़ किस नदी के तट पर स्थित था? सतलज नदी के तट पर स्थित था। कौन? हड़प्पा स्थल रोपड़ किस नदी के तट पर स्थित था? तो सतलज नदी के तट पर स्थित था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है जो सिंधु नदी के तट पर नहीं है। कौन है? रोपड़। जो रोपड़ है वह सिंधु नदी तट पर नहीं है। तो रोपड़ कहाँ है? अगर रोपड़ की बात की जाए तो रोपड़ कहाँ है दोस्तों? रोपड़ की बात करी जाए तो रोपड़ कहाँ है? तो कहाँ है रोपड़? रोपड़ पंजाब में है। कहाँ है? पंजाब में है। ठीक है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है वह बोल रहा है, हड़प्पा स्थल, हड़प्पा स्थल मांडा किस नदी के तट पर स्थित था? तो चिनाब नदी के तट पर। इस जो मांडा शब्द आया है ना दोस्तों, इसको हम विस्तार से बताते हैं आप लोगों को, क्योंकि यह क्वेश्चन कई बार इस समय बहुत ट्रेंडिंग में क्वेश्चन चल रहा है इस सब का। ठीक है। इसको ध्यान से सुनना। जो सिंधु सभ्यता की हड़प्पा जो था, जो हड़प्पा सभ्यता था, सिंधु सभ्यता हड़प्पा सभ्यता, वह त्रिभुजाकार था। किस तरह का था? त्रिभुजाकार था। और इसको जो बांटा गया, इसको अगर बांटा गया तो ऊपर ऐसे 4 प्रकार से बांट लेंगे। ठीक है, सिंधु सभ्यता को। ठीक है। तो जो, एक मिनट फिर से बना लेते हैं। ये मान लो सिंधु सभ्यता को 4 भागों में बांट लिए। ठीक है। तो जो इसका विस्तार था ऊपर किस तरह से था? ऊपर कहाँ था? मांडा। ऊपर जो था, उत्तर में बात करें तो मांडा स्थान पर था। ठीक है। और जो सूतकांगे डोर था इधर था। ठीक है। पश्चिम में कौन था? सूतकांगे डोर। लिख लेना, सूतकांगे डोर। ठीक है। और जो बात करें एकदम नीचे की बात करें तो कहाँ था? दाइमाबाद। पूछा जाता है दाइमाबाद, जो कि दाइमाबाद अगर पूछ दे कि सिंधु सभ्यता का दक्षिण में विस्तार कहाँ तक था, तो दाइमाबाद था। और इधर की बात करें तो यहीं पर आलमगीरपुर है। कहाँ? आलमगीरपुर। ठीक है। इसको याद करने का ट्रिक भी बताऊंगा, आलमगीरपुर। ठीक है। तो इसका जो विस्तार था चारों तरफ था। इसकी आकृति किस प्रकार की थी? त्रिभुजाकार। ऐसे मिला देंगे तो त्रिभुजाकार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। इसकी आकृति जो थी त्रिभुजाकार थी। ठीक है। और इसका विस्तार था चारों दिशाओं में था। पूरब में ले लिया जाए तो आलमगीरपुर, वहीं पश्चिम में ले लिया जाए तो सूतकांगे डोर, और ऊपर उत्तर में ले लिया जाए तो मांडा, और नीचे लिया जाए तो दाइमाबाद। ठीक है। तो इसको याद कैसे करेंगे? एक चीज आ गया कि इसको याद कैसे करेंगे। तो याद करेंगे सम बराबर ऐड। सम बराबर हिंदी में लिखेंगे सम बराबर ऐड, सम बराबर ऐड। ठीक है। ऐड, सम बराबर ऐड। तो जैसे हमारी जो
लिपि है, क्या है हमारी लिपि, देवनागरी लिपि। तो किस तरफ से लिखी जाती है, यहाँ से लिखी जाती है, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। सम, सम को कहाँ, सम, सम कहाँ है, जैसे 4 भागों में बांट दिए। सम, स शब्द आ रहा है ना, स कहाँ से, तो स हो गया है आपका पश्चिम में, सूतकांगे डोर। म ऊपर हो गया, ठीक है, ऐसे घुमाएंगे, रोटेट करेंगे, ठीक है। तो म कहाँ हो गया, मांडा, म से मांडा। और ए से आलमगीरपुर कहाँ हो गया, पूरब में, आलमगीरपुर। और डी से दाइमाबाद, डी से दाइमाबाद कहाँ हो गया, दक्षिण में। तो सम बराबर एड याद रखेंगे, यह फार्मूला होता है सम बराबर एड, सम बराबर एड, ठीक है, ए डी, सम बराबर एड। यह किस तरह से रोटेट करता है, पहले पश्चिम से उठाएंगे, फिर उत्तर से घुमाते हुए रोटेट कर देंगे, ठीक है, ऐसे। तो सम बराबर एड क्या हो गया, इसका जो सिंधु सभ्यता का विस्तार था। और वही नदी की बात करें, तो नदी की बात करें तो डच हैं पर अब नहीं, डच हैं पर अब नहीं, इसका ट्रिक है, डच हैं पर अब नहीं, ठीक है। तो ड से डास्क नदी, जो सूतकांगे डोर है, जो सूतकांगे डोर है पश्चिम में, वह कहाँ है, दास्क नदी के किनारे है। और जो मांडा है, मांडा कहाँ है, तो च से क्या हो गया, चिनाब नदी के किनारे कौन है, मांडा, च से चिनाब नदी के किनारे कौन है, मांडा। तो स से सम हो गया, तो स से हो गया सूतकांगे डोर कहाँ है, दास्क नदी के किनारे। म से क्या हो गया, मांडा हो गया, मांडा कहाँ है, चिनाब नदी के किनारे। ए से क्या हो गया, आलमगीरपुर इधर है, उत्तर पूरब में आलमगीरपुर। और है से क्या हो जाएगा, हिंडन नदी के किनारे पर है कौन, आलमगीरपुर। और डी से क्या हो जाएगा, डी से हो जाएगा दाइमाबाद। और दाइमाबाद की बात करें तो पर से परवरा नदी के किनारे है, इसको याद रखेंगे। थोड़ा सा स्लो करके इसको वीडियो को देख लेना और लिख लेना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता का विस्तार किस प्रकार था, तो त्रिभुजाकार था। उत्तर में विस्तार करें तो क्या बताएंगे, उत्तर में कहे तो मांडा बता देंगे, और पूरब में कहे तो क्या बता देंगे, आलमगीरपुर। और वहीं पश्चिम में कह दे तो सूतकांगे डोर। और दक्षिण में कह दे तो क्या बताएंगे, दाइमाबाद। वो नदी भी बता दिए, सम बराबर ऐड, और नदी की डच हैं पर अब नहीं। तो पर ड से डास्क नदी, च से चिनाब नदी, है से है हिंडन नदी, पर से परवरा नदी, ठीक है। ऐसे ऐसे आप लिख लेना। कैसे लिखोगे, फिर से लिख देते हैं, सम बराबर ऐड, ठीक है, ए डी, डच, डच हैं पर अब नहीं, डच हैं पर अब नहीं, ठीक है। ड से सूतकांगे डोर, दास्क नदी के किनारे। म से मांडा, चिनाब नदी के किनारे। ए से आलमगीरपुर, हिंडन नदी के किनारे। डी से दाइमाबाद, परवरा नदी के किनारे। इसको याद रखेंगे इस तरह से, ठीक है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी। क्यों, क्योंकि इसके जो घर थे वो पक्की ईंटों के भी बने हुए थे, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगरों में से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है। तो सिंचाई नहरें नहीं पाई जाती हैं कहाँ, सिंधु घाटी सभ्यता में। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आमतौर पर पक्के ईंटों का अपना घर बनाते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के टेराकोटा में गाय एक पालतू जानवर था। तो अगर पालतू जानवर की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता के टेराकोटा एक स्थान है, तो उसमें पालतू जानवर की बात करें तो गाय को याद रखेंगे, गाय गाय गाय, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाले सबसे प्रथम धातु कौन सी थी, तांबा। याद रखो, क्वेश्चन पूछा जाता है, मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली सबसे पहली धातु कौन थी, तांबा, कौन, तांबा। और क्वेश्चन कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता में कौन सी धातु नहीं मिली, तो लोहा। लोहा हड़प्पा सभ्यता में कहाँ से मिलेगा, जो ऐतिहासिक काल में आया तो हड़प्पा सभ्यता में लोहा नहीं मिला था, लेकिन तांबा मिल चुका था, ठीक है। तो मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु कौन सी थी, तो तांबा, याद रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वह किसकी पूजा करते थे, तो किसकी पूजा करते थे, पशुपति देवी, पशुपति शिव की, देवी माँ की पूजा करते थे। कौन कौन करते थे, सिंधु घाटी वासी, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या है दोस्तों, तो यह अभी भी अनिर्दिष्ट है, अपाठ्य है, ठीक है। अगर सही तरीके से कहा जाए तो यह अभी भी अलिखित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की खुदाई में कौन सा अवशेष वाणिज्यिक और आर्थिक विकास को दर्शाता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेगा। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में एक ऐसा चीज़ प्राप्त हुआ जिससे वाणिज्यिक और आर्थिक विकास को दर्शाया गया कि उस समय जो वाणिज्य था और आर्थिक जो उन लोग का विकास था वह बहुत ही मजबूत था। किससे प्राप्त हुआ, तो मुहर से पता लगाया गया, मुहर प्राप्त हुए, ठीक है, सोने के, हीरे के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है कि नर्तकी की मूर्ति
नर्तकी की मूर्ति कांस्य किस सभ्यता में पाई गई है? तो जो नर्तकी की मूर्ति है जिसे कांस्य कहा जाएगा, किस सभ्यता में पाई गई है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में। सिंधु घाटी सभ्यता में क्या पाई गई है? नर्तकी पाई गई है, नर्तकी की मूर्ति पाई गई है। ठीक है, और क्या पाया गया है? कुम्हार का चाक पाया गया है, श्रम आवास पाया गया है, मातृ देवी की मूर्ति पाई गई है, RH-37 कब्रिस्तान पाया गया है। ठीक है, अन्नागार भी पाया गया है और नर्तकी की मूर्ति भी पाई गई है। इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? जानवरों का मांस मुख्य भोजन था। जो जानवरों का मांस मुख्य भोजन था, यानी कि यह कथन गलत है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग केवल जानवरों का मांस खाते थे। वह सभ्यता जो थी शहरी सभ्यता थी, यानी उस सभ्यता का विकास हुआ था। वो बहुत चीज़ जो जैसे हम लोग खाते हैं उस तरह से भी कुछ रहा होगा, वो लोग खाते रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है कि खाली स्थान में मुहर की खोज से यह प्रमाणित हो जाता है, यानी खाली स्थान में भर दो हड़प्पा। हड़प्पा में मुहर की खोज से यह प्रमाणित हो जाता है कि सिंधु घाटी के लोग भार और मापन पद्धति को जानते थे। यानी जो मुहर था, मुहर से पता लग गया कि ये लोग क्या जानते थे? भार तौलना जानते थे, मापन पद्धति जानते थे ये लोग। ठीक है, बहुत अच्छे से क्लियर होगा आपको, पूरा बस ध्यान से सुनिए। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी का कौन सा सबसे लोकप्रिय स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में है? तो हड़प्पा जो है, मोहनजोदड़ो कहाँ है? सिंधु घाटी का लोकप्रिय स्थल है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, और वह कहाँ है इस समय? पाकिस्तान में है। अपने देश भारत में नहीं, पाकिस्तान में है। हड़प्पा भी है, मोहनजोदड़ो भी है। जिसके लास्ट में कोट और दड़ो लग जाए तो क्या होता है? वो पाकिस्तान में रहता है। कोट और दड़ो लग जाए। ठीक है, चनहुदड़ो वह कहाँ है? पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में। ठीक है, बालाकोट कहाँ है? पाकिस्तान में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का महास्नानाघर कहाँ पाया गया? महास्नानाघर की बात करें तो मोहनजोदड़ो में पाया गया। कहाँ? मोहनजोदड़ो में। क्यों? क्योंकि पुरोहित आवास रहता था, पुरोहित रहता था, तो उसके लिए नहाने के लिए महास्नानागार बनाए गए थे। ठीक है, और सूती कपड़ा भी पहनता था, सूती वस्त्र भी मिले हैं कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। और वहीं बात करें तो नर्तकी कांसे की भी मिली है, पशुपति शिव का मंदिर भी मिला है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, हड़प्पा वासियों को सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? उचित रूप से समानतावादी, उचित रूप से समानतावादी थी। अगला जो क्वेश्चन है कि हड़प्पा की मुहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किस सामग्री का उपयोग किया जाता था? तो टेराकोटा का उपयोग किया जाता था। किसका? टेराकोटा का। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थलों की खुदाई में इनमें से कौन सा नहीं मिला है? तो किला नहीं मिला, नालियाँ नहीं मिली, ठीक है, और कुछ नहीं मिले। तो इसको याद क्या रखना कि क्या नहीं मिले? याद रखना कि क्या मिले? हड़प्पा स्थल से कुम्हार का चाक मिला, श्रम आवास मिला, अन्नागार मिला, मातृ देवी की मूर्ति मिली, ओखली मिली, ताबूत RH-37 मिला, कब्रिस्तान, हाथी की खोपड़ी मिली, एक श्रृंगीय जानवर मिले। ये सब याद रखो, बाकी क्या याद रखने की जरूरत है? अगला जो क्वेश्चन होगा दोस्तों उसको देखेंगे। एक मिनट आ जाने दीजिए। ठीक है, ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कि शिखर के साथ मंदिर नहीं मिला था। ठीक है, कुएं भी मिला, जलाशय भी मिला। ठीक है, शिखर के साथ मंदिर नहीं मिला हड़प्पा में। अगला जो क्वेश्चन है कि हड़प्पा काल के रथ की प्रतिमा किस स्थान पर मिली है? तो दाइमाबाद। अगर हड़प्पा काल के रथ की प्रतिमा उस समय मिली थी कहाँ? तो दाइमाबाद में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में स्थित नहीं है? जो कौन सा हड़प्पा स्थल है जो गुजरात में नहीं स्थित है? इन सब में 4 ऑप्शन दिया है, लोथल, दाइमाबाद, सुरकोटदा, धोलावीरा। तो इसमें कौन है? दाइमाबाद नहीं है। कहाँ कहाँ नहीं है? गुजरात में दाइमाबाद नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निशान खोजने वाले सबसे विद्वान कौन थे? तो सबसे पहले जानकारी जो दिया कनिंघम ने दिया। किसने? कनिंघम ने। तो वह निशान खोजने वाले कौन थे? एन कनिंघम ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अध्ययन के से कौन से संबंधित हैं? तो MS बैट्स। यह क्वेश्चन पूछा जाता है, हड़प्पा सभ्यता के अध्ययन से कौन संबंधित है? तो MS बैट्स। और वहीं निशान खोजने वाले विद्वान कौन थे? कनिंघम। दाइमाबाद गुजरात में नहीं है, और दाइमाबाद क्या है? हड़प्पा काल के रथ की प्रतिमा मिली है वहाँ पर। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो को प्राचीन सभ्यता का स्थल पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित है? जो मोहनजोदड़ो है उसकी प्राचीन सभ्यता का स्थल पाकिस्तान के किस प्रांत में है? तो सिंध प्रांत में है। कहाँ है? सिंध प्रांत में है। अगला जो क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थल
क्या कह रहा है, हड़प्पा स्थल अमरी कहाँ पर स्थित है, तो सिंध पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा स्थल अमरी कहाँ स्थित है, सिंध पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन है, सिंधी में मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है। अगर सिंध भाषा में कहा जाए तो सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। याद रखेंगे, सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। अमरी कहाँ स्थित है, हड़प्पा में। जो हड़प्पा स्थल है अमरी, अमरी कहाँ स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है, वो भी सिंध में। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को सिंध का नखलिस्तान कहा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को सिंध का नखलिस्तान कहा गया, मोहनजोदड़ो को कहा गया। किसको कहा गया, मोहनजोदड़ो को। अगला जो क्वेश्चन है, किस देश ने भारत से मोहनजोदड़ो में मिली प्रसिद्ध नर्तकी की प्रतिमा को लौटाने को कहा है, तो पाकिस्तान कहा है। किसने कहा है, पाकिस्तान ने कहा कि हम तुम्हें नर्तकी की प्रतिमा दे देंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन क्या था, तो महान धान्यागार। तो जहाँ धान रखे जाते हैं उन्हें धान्यागार कहा जाता है। वहीं मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन भी था। जहाँ धान रखे जाएगा तो कम थोड़ी रखे जाएगा, स्टोर किया जाएगा तो बहुत सारा किया जाएगा, इसलिए बहुत बड़ा भवन जो था वह कौन था, महान धान्यागार था। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, कालीबंगा कहाँ स्थित है। कालीबंगा कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में। अगर कालीबंगा की बात करी जाए तो कालीबंगा कहाँ स्थित है, राजस्थान में स्थित है। कौन, कालीबंगा। कौन, कालीबंगा। याद रखेंगे, कालीबंगा कहाँ स्थित है, राजस्थान में। ठीक है। कालीबंगा कहाँ स्थित है दोस्तों, तो राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, किस हड़प्पा से जुताई के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो कालीबंगा से क्या जुताई के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से दोस्तों, कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से, कालीबंगा से जुताई के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है दोस्तों, जुताई के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा से। अगर कालीबंगा की बात करी जाए तो कालीबंगा में क्या मिले, चूड़ी के साक्ष्य मिले। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, चूड़ी के साक्ष्य कहाँ मिले, कालीबंगा में मिले। और जुताई के साक्ष्य भी कहाँ से मिले, कालीबंगा से मिले। ठीक है। और इसकी खोज करने वाले कौन थे, बीके थापड़, बीके लाल। ठीक है, बीके थापड़ और बीके लाल। और कर्मकांड का भी यहाँ जानकारी मिला था, और यज्ञ के साक्ष्य भी मिले हैं। कहाँ, कालीबंगा में। तो कालीबंगा में अगर इसका ट्रिक याद रखना है, काली बीबी चूड़ी मांगे तो एक थापड़ मारो, बीके लाल हो जाए, जाके खेत जो, वरना यज्ञ के साथ तेरा कर्म कांड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, इसको सुन लो एक बार फिर से। इसका ट्रिक है, काली बीबी, कालीबंगा बीबी, बीबी कौन है, बीबी गिरी। ठीक है। तो कालीबंगा, काली बीबी चूड़ी मांगे तो एक के थापड़ मारो, एक के थापड़, और बीके लाल इनके खोज किए थे। एक के थापड़ मारो, जाके बीके लाल हो जाए, और जाके खेत जोतने का साक्ष्य भी मिला है, और वरना यज्ञ के साथ कर्मकांड कर दूंगा। यज्ञ के साक्ष्य भी मिले हैं, कर्मकांड भी मिले हैं, और चूड़ी का साक्ष्य भी मिला है। ठीक है, इस तरह से इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम ईंट डॉकयार्ड पोर्ट डाउन वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन था, तो लोथल, गुजरात। तो लोथल जो गुजरात का लोथल स्थल था, वह बहुत ही व्यापारिक स्थल था। ठीक है, वहाँ से व्यापार होते थे, बहुत विकसित शहर था। तो कृत्रिम ईंट डॉकयार्ड पोर्ट डाउन वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन था, तो लोथल, गुजरात। कितने बार पूछा है, केवल एसएससी 9 बार पूछा है, बाकी इस क्वेश्चन को तो छोड़ दो। अगला क्वेश्चन है, किस हड़प्पा स्थल से एक प्रेमी जोड़े का कंकाल पाया गया, तो लोथल में क्या पाया गया। अगर लोथल की बात की जाए तो लोथल में क्या पाया गया दोस्तों, एक प्रेमी जोड़े का साक्ष्य पाया गया, यानी उस समय भी लोग प्रेम करते थे। अगला क्वेश्चन है, किस हड़प्पा स्थल का मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्री व्यापार संबंध माना जाता है। तो किस हड़प्पा स्थल का मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्री व्यापार संबंध माना जाता है, यानी हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, और मेसोपोटामिया की सभ्यता दोनों का सीधा समुद्री व्यापार होता था उस समय। तो लोथल जो भोगवा नदी के किनारे है गुजरात में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लोथल शहर किस नदी के एक सहायक नदी के किनारे बसा है, तो साबरमती के सहायक नदी भोगवा नदी के किनारे बसा है। ठीक है। तो साबरमती की सहायक नदी भोगवा नदी हो गया, और भोगवा नदी के किनारे कौन बस गया, लोथल बस गया। अगला क्वेश्चन है, बिना दुर्ग वाला एकमात्र सिंधु शहर कौन था। तो जिसमें एक भी दुर्ग नहीं थे, ऐसा एकमात्र सिंधु शहर कौन था, तो चनहुदड़ो। कौन था, चनहुदड़ो था, जहाँ पर एकमात्र भी सिंधु शहर नहीं था। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो धौलावीरा जो है जल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ रहे हैं, उसमें जो धौलागिरा स्थान है वह किसके लिए प्रसिद्ध है, जल संरक्षण के लिए। अगला जो क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल लूनी नदी के तट पर स्थित था। तो लूनी नदी के तट पर कौन है, धौलावीरा। तो धौलावीरा किसके लिए प्रसिद्ध है, जल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, और कहाँ स्थित है, तो लूनी नदी के तट पर। अगला जो क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। कौन, सिंधु घाटी सभ्यता का धौलावीरा स्थल। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है वह कह रहा है कि कौन सा हड़प्पा स्थल सभ्यता स्थल सीढ़ीदार स्टैंड के साथ एक बड़े खुले क्षेत्र का प्रमाण प्रदान करता है, जिसे स्टेडियम के रूप में पहचाना जाता है।
तो कौन सा ऐसा हड़प्पा स्थल है, सभ्यता स्थल है, सीढ़ीदार स्टैंड के साथ एक बड़े खुले क्षेत्र का प्रमाण प्रदान करता है, यानी सीढ़ी भी है, स्टैंड भी है, बड़ा खुला स्थल भी है, ठीक है, जिसे स्टेडियम के रूप में जाना गया। स्टेडियम, इस समय का स्टेडियम उस समय था, तो ऐसा कौन सा स्थान था? धौलावीरा गुजरात, धौलावीरा गुजरात को याद रखेंगे, वहाँ स्टेडियम था उस समय के ज़माने में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूर्यकोटदा का पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? अगर सूर्यकोटदा की बात करें, क्या बात करें, सूर्यकोटदा की बात करें तो कहाँ पर है? गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है। कौन? सूर्यकोटदा कहाँ पर है? गुजरात में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किन पुरातात्विक स्थलों में गड्ढों के आवास के प्रमाण मिले हैं? क्या बोल रहा है? किन पुरातात्विक स्थलों में गड्ढों के आवास के प्रमाण मिले हैं? तो बुर्ज होम में। कहाँ? बुर्ज होम में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस स्थान पर पुरातात्विदों ने 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंह के सिंह के अवशेष बरामद किए हैं? तो बुर्ज होम में। कहाँ? बुर्ज होम में क्या किए हैं? पुरातात्विदों ने क्या किए? 5 जंगली कुत्ते और 12 सिंह के अवशेष मिले हुए थे, यानी वो सब मर चुके थे, लेकिन उनके सिंह जो थे वह कहाँ पड़े हुए थे? बुर्ज होम में पड़े हुए थे। कहाँ? बुर्ज होम में पड़े हुए थे। क्या भाई, कुत्ते तो मार दिए तूने, चलो इसको बुर्ज होम में जमा करके आते हैं। तो बुर्ज होम में 5 कुत्तों के, जंगली कुत्तों के और 12 सिंह के क्या मिले? सिंह मिले। अगला क्वेश्चन है, सतुघई जिसे सिंधु घाटी सभ्यता स्थल कहा जाता है किस देश में है? तो अफगानिस्तान में। तो सिंधु घाटी सभ्यता स्थल कहाँ है? अफगानिस्तान में। अगला क्वेश्चन है, इंडिया शब्द की व्युत्पत्ति किस भाषा में हुई? अगर इंडिया शब्द की बात की जाए, इंडिया जो है भारत अर्थात इंडिया, तो इंडिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो फारसी भाषा से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति स्थल सनौली किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। कौन? हड़प्पा संस्कृति स्थल सनौली किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन एक और बच गया, उसमें 59वां क्वेश्चन, हरियाणा में स्थित एक पुरातात्विक स्थल कौन है? तो राखीगढ़ी। जो हरियाणा में स्थित कौन है पुरातात्विक स्थल? राखीगढ़ी है, जो हरियाणा में स्थित है। जो अगला टॉपिक होगा वह पढ़ेंगे हम लोग वैदिक काल पढ़ेंगे। कौन पढ़ेंगे दोस्तों? वैदिक काल, प्राचीन इतिहास का दूसरा टॉपिक वैदिक काल, जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। यानी जितने भी टॉपिक हम पढ़ाएंगे दोस्तों वो सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि उससे क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछे गए हैं, और ऐसे ही नहीं मैं क्वेश्चन ला दिया हूँ, ठीक है, बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे जो पूछने वाले हैं उसको भी दे दिया है इसी में। तो यानी जो आप पढ़ा रहे हैं वो पढ़ लोगे तो आपके लिए इससे अच्छा कुछ भी नहीं है मेरे ओपिनियन से, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। अगला टॉपिक याद रखना, कल पढ़ेंगे वैदिक काल, ठीक है। तो ये टॉपिक पूरा देख लिए होगे तो इसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर दिया करो ताकि ये चीज़ सबको मिल जाए, ठीक है। धन्यवाद।